हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का हमारी चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो पंचायती राज। कल हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था और आज उसके आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण पुनर्निर्माण है उसमें पंचायती राज का योगदान क्या है। सबसे पहले जो पंचायत का गठन हुआ उससे सबसे ज़्यादा जो स्थिति देखने को मिली वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज स्तर पर जो योजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति के द्वारा की जाती है, जिससे विकास का दायित्व जो होता है वो स्थानीय जो निवासी होते हैं उनके हाथों में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा में वो सारे व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं जो उस गांव के निवासी होते हैं। तो जो दायित्व होगा वो वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वहाँ की लिए योजनाएं जो बनेंगी उनके जो पार्टिसिपेट होगा वो भी स्थानीय स्तर पर ज़्यादा होगा। पंचायत जो समिति या पंचायती राज का जो गठन हुआ है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है ना। नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसमें ग्रामीण नेतृत्व का विकास होता है, यानी गांव में आनुवंशिक जो मुखिया होते थे, पहले क्या होता था ना कि जो मुखिया का बेटा मुखिया होता था, अब वो आनुवंशिक मुखिया नहीं होते हैं बल्कि ग्रामीणों द्वारा इन पदों पे प्रतिनिधि उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और ग्रामीण जो होते हैं वो उनको प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनते हैं और ये जो सत्ता में आते हैं। इसलिए ये जो निर्वाचन प्रणाली है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। वोट के द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि मुखिया कौन बनेगा। दुर्बल वर्गों का विकास होता है। पंचायती राज्य की स्थापना के फलस्वरूप जो निम्न वर्ग था, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आत्मसम्मान की भावना तो बढ़ी ही, साथ ही उनकी जो शक्ति है उनमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जीवन स्तर में सुधार भी देखने को मिला है पंचायती राज व्यवस्था में। तो पंचायती राज व्यवस्था में विकास से संबंधित जो भी विकास कार्यक्रम हैं उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ग्रामीण जो विकास, उद्योग धंधों का विकास हुआ। पशुओं की जो नस्ल थी उसमें भी सुधार देखा गया। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई जिससे कृषि का विकास हो सके। और इससे क्या हुआ, इन सभी से जो ग्रामीण उद्योग धंधे और पशुओं की सुरक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं थी, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो भूमिहीन श्रमिक थे उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए। मातृत्व तथा शिशु कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार के अंतर्गत माता और शिशुओं को विभिन्न सुविधाएं के साथ ही, जैसे उनके घर पर ही हर चीज़ मुहैया कराई जाती है कि गर्भावस्था के दौरान उनको क्या केयर करनी है, किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार का पौष्टिक भोजन करना है। आशा बहू को इसीलिए इनसे रिलेट कर दिया गया है ताकि ये मातृत्व शिशु कल्याण में योगदान कर सकें। और इसके साथ ही ग्राम सेविकाओं द्वारा, जो ग्राम की सेविकाएं होती हैं उनके द्वारा उनमें स्वास्थ्य चेतना पैदा करने की प्रयत्न किया जाता है ताकि वो पौष्टिक भोजन खाएं और जो कुपोषण है, कुपोषण का शिकार न होने पाएं। इस तरह की चीज़ें यहाँ विकास योजनाओं में संचालित की जाती हैं। इसके अलावा जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं और उनकी रोकथाम, ठीक है, संक्रामक जो बीमारियाँ फैलती हैं उनकी रोकथाम और स्वच्छ जल का प्रबंध करना भी इसी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। सस्ता और शीघ्र न्याय जल्दी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पंचायती जो राज्य है उसमें ग्रामीण स्तर पर न्याय पंचायतों का व्यवस्था की गई है, वहाँ पर, है ना, न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्राम स्तर पर जो ग्राम कचहरियाँ हैं, ग्राम कचहरियाँ बनाई जाती हैं, उनमें दीवानी और फौजदारी संबंधी छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर पर मुकदमे होते हैं उनका फैसला वहीं पर कर लिया जाता है।
शिक्षा का प्रसार होता है। ग्राम पंचायतें अपने जो ग्रामीण होते हैं, जो गांव होता है, वहाँ के ग्रामीणों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ ही वहाँ प्रौढ़ शिक्षा यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी शिक्षा का प्रबंध करती है। गतिशीलता में वृद्धि होती है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीणों में जो सामाजिक गतिशीलता के रूप में निम्न जातियों की स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं सुधार हुआ है ना। जो निम्न जाति की लोग थे वो क्या थे, उनके पास भूमि नहीं थी, कृषि भूमि नहीं थी, श्रमिकों के रूप में कि हथियार मजदूर में काम करते थे। उनका जो जीवन स्तर था वो भी बहुत निम्न था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी उन्नत नहीं थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के आने से इन सब चीज़ों में सुधार हुआ। फलस्वरूप उसका परिणाम आया कि जो निम्न जातियाँ थी उनकी जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल स्टेटस जिसको कह सकते हैं, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में इतने गठन के बाद भी बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें इसमें रुकावट पैदा करती हैं एक लोकतांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने में। इसमें पहला अगर हम बात करें तो यहाँ ग्रामीण गुटबंदी होती है, और ये जाति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के वर्तमान समय में आपराधिकरण समावेश होने लगा है ना। गुटबंदी, ग्रामीण गुटबंदी होती है। इसके साथ ही जो अपराधी है, जो हमको जो स्वस्थ नेतृत्व की हम बात करते थे, वहाँ पर बहुत से जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं जिन पर अपराध का आरोप लगा है, वो भी यहाँ पर उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ते हैं। फलस्वरूप यहाँ विकास के नाम पर जो स्थानीय नेता हैं वो सार्वजनिक संपत्ति की खुली लूट होने लगती है यहाँ पर, जिसको आप भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। अशिक्षा भी एक पंचायती राज व्यवस्था में बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है, क्योंकि ग्रामीण जो वहाँ के उम्मीदवार होते हैं, गांव के जो उम्मीदवार इन पदों पे निर्वाचन करते हैं तो उसमें बहुत सी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो बहुत अधिकांशतः देखने में आता है कि वो अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होने की वजह से जो विकास योजनाएं चल रही हैं और जो पंचायतों की कार्यविधि है उनको वो ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं, और जो विकास कार्यक्रम है उनको महत्व नहीं दे पाते। फलस्वरूप क्या होता है, जो ग्रामीण विकास है उसमें रुकावट पैदा होती है। इसके साथ ही ये राज्य और सरकार ग्रामीण जो पंचायतें हैं, जो गांव की पंचायतें, उनके लिए बहुत से कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं, जिसके फलस्वरूप ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि विकास योजनाओं को किस तरह से संचालित किया जाए। और फलस्वरूप क्या होता है, जो विकास योजनाएं बनती हैं उसमें जो निधि आती है उसका दुरुपयोग होने लगता है। इसके अलावा जन सहभागिता की जो कमी होती है, वहाँ पर सरकारी जन सहभागिता की कमी दिखाई तो देती है। इसके साथ ही जो सरकारी भ्रष्टाचार है ना, बहुत से पैसे लेकर टेंडर दे दिया गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिल जाता है। और जातिवाद इसमें प्रमुख बाधा के रूप में शामिल होती है। जातिवाद, लोग अपनी ही जाति का एक गुट बनाकर, गुटबंदी कह दीजिए, वहाँ पर होती है, अपनी ही जाति को वोटिंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो लोकतांत्रिक पंचायती राज जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, गाँव का विकास होगा, उसमें बहुत रुकावट पैदा होती है। अगर हम इसमें सजेशन की बात करें कि अगर पंचायती राज को सफल बनाना है तो उसके लिए क्या होते, तो सबसे पहले जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और जिन पर अपराध का आरोप लगा है उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको निर्वाचित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख केवल ग्राम पंचायतों को नहीं होनी चाहिए। केवल ग्राम पंचायत ही अगर उस संपत्ति की देखभाल करेगी तो उसका दुरुपयोग होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। इसलिए एक उससे भी बड़ी एक संस्था होनी चाहिए जो समय समय पर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका मूल्यांकन करे, और जो संपत्ति से किराया आ रहा है या जो वित्तीय चीज़ें आ रही हैं उनका निर्धारण कर सके। उम्मीदवार को शिक्षित होना अनिवार्य कर दिया जाए कि उम्मीदवार का कम से कम पढ़ा लिखा हो, ताकि वो विकास योजनाओं और को समझ सके और उन्हें अच्छी तरह से अपने गांव पे लागू कर सके, और
जो विकास निधि आ रही है उसका समुचित ढंग से उपयोग कर सके। इसके अलावा जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसको पंचायत की कार्यविधियाँ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए जो उम्मीदवार होते हैं उनको शिक्षित होना काफ़ी आवश्यक होता है। ग्राम कचहरी से संबंधित जो फौजदारी और दीवानी मुकदमे स्थानीय स्तर पर होते हैं उनके निपटारे के लिए एक उनको सीमित कर दिया जाना चाहिए कि किस सीमा तक ही ये जो न्याय पंचायतें स्थापित हैं वो किस सीमा तक अपने फैसलों को सुना सकती हैं। इसके अलावा जो आरक्षित जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्रशिक्षण की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुर्बल वर्ग में आते हैं, इनको काफ़ी कुछ नहीं पता होता है, तो इनको उसमें अगर ये इसमें भागीदार बनते हैं तो उनको सरकार इनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। पंचायतें आरक्षण देना ही काफ़ी नहीं है, या हम लोगों का यहाँ ये होना चाहिए कि सिर्फ आप आरक्षित कर दिए हैं उन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो गांव में काफ़ी पिछड़ापन है वहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ देखने मिलती हैं कि ग्राम पंचायतें में महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, जीत भी जाती हैं, लेकिन संचालन कौन करता है? उनके पति करते हैं ना। तो वो तो कुछ फैसला लेती ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक यही है कि अगर वास्तव में सरकार को ये है कि उनकी शक्ति और उनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए तो उनको प्रशिक्षण देने की पूरी आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था पंचायती राज वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और आप मेरे चैनल को सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम लोग मिलके बैठ के स्टडी कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।